हाँ तो गाइस कैसे हो, सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। आज साथियों ठीक है, हम बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है करंट जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो जो भी साथी ठीक है इस 2026 में ठीक है अपने जनवरी से लेकर के मई तक करंट अफेयर्स से संबंधित कोई मतलब डाउट है उसके अंदर या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है तो ज़रूर उस क्लास को देखिएगा। यहाँ पर आप अपनी ठीक है सीट की जो पट्टा है उसको बांध लीजिएगा और एक टक की नज़र से आपको ये पूरी क्लास देखनी है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी है और हम हर प्रश्न का एनालिसिस करेंगे, भले ही टाइम लगना होगा तो लगेगा, फिर तो क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। कोई भी सेंट्रल लेवल का या राज्य स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देता है, राजस्थान का भी स्टूडेंट हो या ऑल इंडिया का कई का भी स्टूडेंट हो, जो नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर इस क्लास पर एक टक की नज़र से देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं साथियों। हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और ये प्रश्न जो हैं आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेंगे। 99% ये प्रश्न आपको दिखेंगे। आपको सिर्फ प्रश्न को देखना है और एक दो बार क्लास को रिवाइज कर देना है। उसके बाद देखते हैं कौन चुकता है। ये टॉप 50 क्वेश्चन है, ऐसे करके हम ठीक है 4 क्लास इसकी आएगी टॉप 50 की। तो आपके जनवरी से लेकर के मई 2025 के 26 के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे टॉप महत्वपूर्ण वो आपको मिल जाएंगे, व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और गुजरात यात्रा हुई कब? 28 फरवरी 2026 को। तो इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर आपको विचार करना है तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो प्रधानमंत्री ने अजमेर के कायड विश्राम स्थली में राष्ट्रव्यापी ठीक है ह्यूमन पेपिलोमो वायरस ठीक है HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। और इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में माइक्रोन की उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। तो साथियों ये सही है, ये ऑप्शन सही है कि अजमेर से उन्होंने ठीक है ह्यूमन पेपिलोमो वायरस का जो टीका है वो प्रारंभ किया अजमेर से। और दूसरा इसमें कथन गलत है। और तीसरी बात है, राजस्थान में 16,629 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, ये बात सही है। साथियों इसमें कथन 1 और कथन 3 सही हैं। इसकी व्याख्या यदि पढ़ें तो हम व्याख्या को जरूर जानने की कोशिश करेंगे। व्याख्या देखिएगा, कथन 1 सत्य है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अजमेर राजस्थान से 16 वर्ष की बालिकाओं के लिए गर्भाशय यानी गिरवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु सर्वव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। और दूसरा कथन इसलिए गलत हो गया है कि माइक्रोन की उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन अहमदाबाद में नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्घाटन जो है सानंद गुजरात में किया गया। आपको पता है कि माइक्रोन की उन्नत सेमीकंडक्टर जो है असेंबली है उसका उद्घाटन अपने सानंद गुजरात में किया गया। तीसरा कथन सही है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान राजस्थान में अवसंरचना, स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़ी 16,625 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे निवेदन है कि आप मरु जी के चैनल पर आपको ठीक है ये वीडियो है वो आपको हर अपने साथी पर शेयर करना है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आ जाएंगे। यदि मेरे द्वारा ली गई शेयर क्लास पढ़ते तो आपको कोई भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत विस्तार पूर्वक समझते हुए बात करेंगे। तो आपको शेयर करना है और लाइक करना है, अभी लाइक करना है, क्योंकि कई साथी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो साथियों इतना बड़ा पाप भी नहीं करना है। यदि आप देखते हैं और कुछ लेकर के जाते हैं तो आप कुछ लेकर के भी जाइएगा। तो यही आशा करते हैं आपसे। तो लाइक पहले कीजिए, अभी लाइक कीजिएगा और उसके बाद देखना प्रारंभ कीजिएगा। दूसरा प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि फरवरी-मार्च 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे मार्क कॉनी किस देश के प्रधानमंत्री? साथियों फरवरी से मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं मार्क कॉनी। ये किस देश के प्रधानमंत्री है जो भारत की यात्रा पर रहे हैं? तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा बहुत बड़ा स्टेट है, मतलब स्टेट जिसे हम कंट्रीज कह सकते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है कनाडा। साथियों जी हाँ साथियों, यह अपने कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये आप क्या कहेंगे, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये कंट्री आती है कनाडा। और कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ जो है
यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत के दौरे पर आए हैं तो उनका पूछना निश्चित बनता है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ये मार्क कॉनी है। उनकी व्याख्या की बात की जाए तो विशेषता क्या रही, देखो व्याख्या भी हम साथ में पढ़ेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉनी ने फरवरी मार्च 2026 में भारत के राजकीय यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चाएं हुई। और ध्यान रहे कि मार्क कॉनी ने मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था पिछली साल, और इस साल ये भारत में आए। और कनाडा और भारत के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, है ना। 3 नंबर पर क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 11वें रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन मार्च 2026 में नई दिल्ली में किया गया है और इस वर्ष के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन रहे। साथियों 11वें रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन हमारी नई दिल्ली में हुआ है मार्च 2026 में, और इसमें मुख्य रूप से ठीक है बाहरी देश के जो हैं वो अतिथि के रूप में कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं अपने ठीक है अलेक्जेंडर स्टब। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति है। फिनलैंड कहाँ स्थित है, आपको पता है कि यूरोप की एक कंट्री है फिनलैंड, और ये फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ठीक है स्टब हैं। इनका 11वें रायसीना डायलॉग 2026 का अंदर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, डबल स्टार मार्क कीजिए, अभी डबल स्टार मार्क करना होगा आपको। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चलिए 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ठीक है स्टब थे, और इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य थीम संस्कार है। यानी इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ है, इस रायसीना डायलॉग 2026 की जो थीम है वो क्या रही है, संस्कार। और संस्कार आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर संस्कार दिए जाते हैं, कुछ ऐसे आदर्श ठीक है व्यवहारिक पहलू जिनको हम संस्कार कहते हैं। और संस्कार का मतलब इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, संस्कार का मतलब, और इसके अलावा ठीक है अप्रीमेशंस, हार्मनी ठीक है, और इस प्रकार से असेंडेंसी निर्धारित की गई है। और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ठीक है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के संयोग से किया गया। ठीक है, रायसीना डायलॉग किसके संयोग से किया गया, तो ये ठीक है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपको भले ही ये नॉर्मल सवाल लगते होंगे लेकिन मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैंने एनालिसिस करके इस सवाल को बनाई है, तो काफ़ी मेहनत भी लगी है। और वैसे ठीक है ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप जानिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत और जर्मनी हरित सतत विकास साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में पर्यावरण अनुकूल परियोजना के लिए कितनी अनुदान सहायता देने की घोषणा की है। यानी भारत जर्मनी हरित और सतत विकास साझेदारी के तहत जर्मनी जो है भारत को पर्यावरण अनुकूल परियोजना लगाने के लिए, क्योंकि हमारा हरित और सतत विकास साझेदारी हमारी चलती हैं जर्मनी और भारत के बीच में, तो उन्होंने पर्यावरण को लेकर के पर्यावरण अनुकूलन परियोजना स्थापित करने के लिए भारत की सहायता के रूप में इन्होंने ठीक है 20 मिलियन यूरो की सहायता दी है भारत को, क्या पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाएं लगाए जिससे पर्यावरण संरक्षण हो और पर्यावरण के क्षेत्रों में यानी पर्यावरण को सुधारा जा सके। ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, पर्यावरण के किसी भी क्षेत्र में आप परियोजना लगाओ जिससे पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार हो सके। इसलिए जर्मनी ने हमको 20 मिलियन यूरो दिया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, जर्मनी जलवायु पहल के तहत भारत के विभिन्न हरित और सतत विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 20 मिलियन यूरो यानी लगभग 125 करोड़ रुपए के अनुदान की सहायता प्रदान करने की आधिकारिक घोषणा की है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऑनलाइन ठीक है अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल को विशेष रूप से याद रखा जाए, राजमार्ग प्रवेश पोर्टल 2.0। यहाँ से आप NOC प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है राजमार्ग के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से हटाने के लिए, मतलब वो पूरा कंडीशन आप समझते होंगे, तो ये राजमार्ग प्रवेश पोर्टल 2.0 अलग से इसके लिए पोर्टल बनाया गया। समझिए इस बात को। व्याख्या के रूप में यदि हम देखें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है,
गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ईंधन स्टेशनों और निजी संपत्तियों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों के लिए एनओसी प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से राजमार्ग प्रवेश पोर्टल 2.0 प्रारंभ किया है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले प्रश्न हैं आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोमानिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है और वह ISA में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य देश है। साथियों एक अपना संगठन चलता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, अलायंस कहते हैं, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। और इसके अंदर रोमानिया नाम का एक देश है जो इसमें शामिल हुआ है। तो ये कितने नंबर का देश है, तो ये अपने 118वां नंबर का देश है ना, जो इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो इंटरनेशनल स्तर की महत्वपूर्ण खबर बन गई है। व्याख्या के रूप में आप क्या देखेंगे, देखो रोमानिया के आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 118वां सदस्य देश बन गया है और भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से शुरू इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आपको साथियों पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 से भारत में ही हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अपने गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थित है। तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस पॉइंट को देखते हुए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण सुरक्षा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने बांध सुरक्षा डेटा के वास्तविक समय विश्लेषण और निगरानी के लिए किस नाम से एक AI संवादात्मक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है नेत्रा। ये अपने बांध सुरक्षा डेटा का वास्तविक विश्लेषण करेगा कौन, नेत्रा नाम का एक AI प्लेटफॉर्म होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा जो इस पर विश्लेषण करेगा। और इसको लेकर के देखो, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने देश में बड़े बांधों की सुरक्षा, जल स्तर और भूकंपीय गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नेत्रा यानी नेशनल इवोल्यूशंस थ्रेट रिस्क असेसमेंट विकसित किया है। यानी ये पूरी तरह से उन गतिविधियों पर नज़र रखेगा जो भी भौगोलिक गतिविधियाँ होती हैं, यानी भूगर्भीय जो गतिविधियाँ होती है और बांध के आसपास की जिम्मेदारियाँ, यानी आसपास की जो गतिविधियाँ उसको भी नज़र रखेगा कि कहीं बांध टूटने वाला तो नहीं है, कहीं अंदर से कोई ज़मीन के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है, इस प्रकार से। 8 नंबर प्रश्न देखिए, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस यानी जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया अपने 26 जनवरी 2026 में, तो इसके मुख्य अतिथि कौन रहे, यानी 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे भारत में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा साथियों। एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन यूरोपीय परिषद, आपको पता है कि एक यूरोपियन संघ है और उसके साथ ही एक यूरोपीय परिषद भी है, उसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। और ये एंटोनियो कोस्टा 77वें अपने 77 जो गणतंत्र दिवस मनाया गया इस साल, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। व्याख्या के रूप में आप देख सकते हो कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे, जबकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। और इस वर्ष की आधिकारिक थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए। इस बार हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के थीम भी आप याद रखिएगा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ये हमारी थीम थी। और अपने यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी इस समारोह में विशेष रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। दोनों बात याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को विशेषज्ञों के पैनल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो महाराष्ट्र की झांकी को। व्याख्या के रूप में देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी यानी गणेशोत्सव उत्सव और सांस्कृतिक विरासत को विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। और वही पॉपुलर चॉइस यानी जनता की पसंद श्रेणी में गुजरात की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। दोनों पुरस्कार याद रखा जाए।
इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की फरवरी 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित किस झील को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? डबल स्टार मार्क कीजिएगा साथियों, क्योंकि जो है भारत में वर्तमान कंडीशन यानी आज यदि हम क्लास ले रहे हैं तो आज तक इसके लोग टोटल जो है 99 रामसर साइट भारत में काम कर रहे हैं। और इन 99 रामसर साइट में लास्ट भी साइट जो 99वां रामसर जो स्थल हैं वो अपना सेका झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित हैं, जिसको घोषित किया गया है। व्याख्या के रूप में देखिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित सेका झील ये विशेष रूप से याद रखा जाए। सेका झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 99 हो गई है। और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 20 स्थल और उत्तर प्रदेश में जो है तो इस प्रकार से है ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नवनिर्मित अत्याधुनिक प्रशासनिक परिसर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको पता है कि अपने जो PMO है इसका नाम बदल गया है, यानी जो इसका भवन है उस भवन को ही बदला गया है। उसका नाम है सेवा तीर्थ वन। इस प्रकार से सेवा तीर्थ 2 भी है, जिसमें कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट सचिवालय हैं, कैबिनेट मंत्रालय हैं या सचिवालय हैं, वो सेवा तीर्थ 2 में। उसके बाद में राष्ट्रपति के लिए एक अलग बनाया हमने, तो इस प्रकार से ये ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसको सेवा तीर्थ वन नाम दिया गया, विशेष रूप से याद रखा जाए। नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ने PMO के एकीकृत नवनिर्मित परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ वन रखा गया है। और इस परिसर में मुख्य द्वार की पट्टिका पर लिखा हुआ है नागरिक देवो भव का मूल मंत्र अंकित है, जो सुशासन व जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बात याद रखे जाए, ठीक है, नागरिक देवो भव, ये बात याद रखी जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर कहेंगे बताई नहीं चीज़ें, ठीक है साथियों। सभी को लाइक करना है चैनल को और अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ताकि हर साथी तक पहुँचे और हर साथी को जो है करंट अफेयर से जुड़ी जितनी भी समस्या वो दूर हो सके, क्योंकि यहाँ पर हम ठीक है विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं तो एक बार ही क्लास को देखना होगा, तो जरूर शेयर कीजिएगा। देखो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं। भारतीय रेलवे द्वारा देश में पहली LNG डीजल द्विईंधन डेमू ट्रेन का परिचालन किन स्टेशनों के बीच किया गया है? तो वो है साबरमती से साणंद गुजरात के मध्य। ये दोनों ही स्थान गुजरात में पड़ते हैं, साबरमती और साणंद। इसके बीच में ये पहली ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है LNG डीजल द्विईंधन डेमू ट्रेन है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आने की प्रबल संभावना नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? 3 स्टार मार्क कितना है इसको? कितना? ट्रिपल स्टार मार्क कीजिएगा कि यूनेस्को ने भारत के अंदर 18 जैव मंडल स्थित हैं, आपको पता होगा। इन जैव मंडलों में 18 जैव मंडलों में अपने 13 जो हैं ये अपने यूनेस्को में शामिल है जैव मंडल, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो अपना किया गया है शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल। लद्दाख वाला ने, हिमाचल प्रदेश वाला ने, ये सभी क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट में आता है। एक अपना बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, नहीं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो इसको भी शामिल कर दिया गया यूनेस्को के अंदर। देखिएगा, पढ़िएगा व्याख्या के रूप में। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है और इसके शामिल होने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत के कुल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 12 होगी। इससे पूर्व भारत के टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो अपने यूनेस्को में शामिल था और इसको मिला करके टोटल कितने हो गए? 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं सबको। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सुस्पष्टि की गई है और वह भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। यहाँ पर पढ़िएगा, न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे
और वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेने वाले हैं कौन? सूर्यकांत। और विशेष तथ्य ये हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा राज्य से भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की घोषणा के अनुसार वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार लगाई है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा साथियों। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा और भारत में भी विशेष रूप से अहमदाबाद द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल आपको जानते होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ये 2004 वर्षों बाद में होते हैं, तो ये 2030 की मेजबानी भारत को दी गई है। देखो, वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत के अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा और यह राष्ट्रमंडल खेलों की 100वीं वर्षगांठ संस्करण होगा और प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन में हुआ था और भारत इससे पूर्व 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी एक बार ही करी है, वो है 2010 में। उसके पश्चात अभी तक कोई भी मेज़बानी नहीं करी है, तो ये दूसरी बार मेज़बानी करने जा रहा है 2030 के अंदर, जिसकी मेज़बानी अहमदाबाद में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार राज्य के किस जिले में नवीन अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण संवर्धन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो उसका सही उत्तर है जोधपुर के अंदर अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण संवर्धन केंद्र की स्थापना की जानी है। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, राजस्थान बजट 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जोधपुर जिले में अत्याधुनिक अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण संवर्धन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है और इसके लिए प्रारंभिक बजट में वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर के हैं, राजस्थान सरकार के बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार राज्य के किस जिले में नवीन अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण संवर्धन केंद्र बनाया जाएगा? जोधपुर में। ये क्या है साथियों? हर प्रश्न पर डबल टाइपिंग हुआ है ना साथियों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। तो हम देखते हैं आगामी जो अगली कक्षा है उसमें अगले प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि एक ही प्रश्न रिपीट हो चुका है, टाइपिंग एरर होने के कारण जो इसको पेस्ट किया गया होगा उस समय ये इस प्रकार से हुआ है। तो साथियों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, तो हम, ठीक है, आगामी कक्षा में आपके आगे की प्रश्न करेंगे। ऑल द बेस्ट साथियों। कैसी लगी, अच्छी लगी है क्लास तो आप शेयर कीजिएगा। तो हम अगली क्लास में जहाँ से प्रश्न खत्म हुआ है वहाँ से आगामी प्रश्न शुरू करेंगे, है ना। 17 नंबर के क्वेश्चन से आगे की प्रश्न शुरू करने वाला है। ऑल द बेस्ट। लाइक ज़रूर करना है 100%।